जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब हो गया। अचानक एनडीए खेमे के 33 सांसद लापता। राजनाथ सिंह मिलाते रहे फोन। गैर एनडीए और गैर इंडिया के 90% सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के संग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई एनडीए का पूरा खेमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? क्या उन लोगों ने यह सोच लिया कि हमको बहुमत से कहीं ज्यादा नंबर्स हैं तो हमें डरने की जरूरत क्या है, मगर खेला हो गया? क्या वाकई ये जो 33 सांसदों के लापता होने की बात कही जा रही है, वाकई इस खबर में दम है, सच्चाई है? तो फिर राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई कि इस बीच में जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल किया जाए? और क्या वाकई गैर एनडीए खेमे के लोग, गैर इंडिया गठबंधन खेमे के जो सांसद हैं, वो उसमें से 90% इंडिया गठबंधन के फेवर में आ रहे हैं उनके प्रत्याशी के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में? और ऐसा है तो क्यों है? विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। चंद मिनट मेरे साथ में आप बने रहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से चंद घंटे पहले बहुत कुछ तस्वीरें बदलते हुए दिखाई दे रही हैं दोस्तों। इस समय अगर मैं आपको बताऊं संसद की स्थिति, राज्यसभा का जिक्र करूं, राज्यसभा में 245 सीट हैं, मगर इस समय राज्यसभा की स्थिति है 238 सीटों की, बाकी खाली है। लोकसभा में 545 सीटें हैं, मगर इस वक्त स्थिति है लोकसभा के 542 सांसदों की। यानी कि दोस्तों, दोनों को मिला दिया जाए, जो सीटें खाली हैं उनको छोड़ करके, तो कुल जो आंकड़ा है बहुमत का जीत के लिए दोनों सदनों को मिला करके वो हो जाता है 391। एनडीए के पास में 391 से कहीं ज्यादा 425 हैं, और यही वो आंकड़ा था। यानी कि बहुमत से 34 सीटें ज्यादा। यही 34 का गैप खत्म होते ही एनडीए की हार सुनिश्चित है दोस्तों। लेकिन ये तब जब दूसरे दल के लोग भी, जो गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, वो एनडीए के प्रत्याशियों को वोट ना करें तब। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की हालत देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन के पास तो बहुमत से काफी नीचे का आंकड़ा है। यानी कि दोस्तों, बहुमत के आसपास भी इंडिया गठबंधन नहीं है। मगर कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए या इंडिया गठबंधन में नहीं है दल या सांसद, वो इधर आ गए। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि वो लोग इधर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, 90%। तो फिर एनडीए के हाथ से बाजी फिसलती हुई जा रही है। कैसे, समझाता हूं दोस्तों। आप देखिए कि तेलंगाना में केसीआर के बीआरएस एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन के साथ आ गई। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि चूंकि कुछ महीनों में जुबली हिल्स विधानसभा का उपचुनाव है और वहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए बीआरएस के मुखिया ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। बात नवीन पटनायक की पार्टी के करें, बीजेडी की, इंडिया गठबंधन के साथ बताए जा रहे। लोकसभा के 7 निर्दलीय हैं सांसद, जिसमें से 3 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ में बताए जा रहे हैं, बाकी 4 पर डोरे डाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद वो 4 एनडीए के पक्ष में वोट करें। इसी तरीके से आप देख लीजिए अकाली दल, जो कि एनडीए से किसान आंदोलन के बाद में छिटका था, अकाली दल समर्थन इंडिया गठबंधन को। जेडपीएम वीओटीटीपी के पास में एक सांसद को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं है, मगर खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी, जो कि आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के दल में नहीं है, मगर उसने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने का ऐलान कर दिया है। अकाली दल इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने का ऐलान कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी बाकायदा ट्वीट करके आईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 324 वोट तो अपने हैं, मतलब महज 67 सांसद का। अब अगर ये सब के सब इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने वोट किया था, जिसके बाद वो राहुल को धन्यवाद देते, शाह के प्रत्याशी और उनके लोगों की पोल खोलते देखे थे। कहा यह जा रहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने अगर अपने पर्सनल संबंध वाले बीजेपी के 10 सांसदों से क्रॉस वोटिंग करा ली, और इसी तरह बीजेपी आला कमान से कथित तौर पर परेशान
एनडीए के कुछ सांसदों ने अगर खेल कर दिया तो फिर मामला कहां जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह खबर कैसे निकल करके आ रही है। फिलहाल अटकलें हैं योगी शाह के रार के बीच, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में कहा गया कि शाह के प्रत्याशी संजीव बालियान के अगेंस्ट राजीव प्रताप रूडी के लिए अंदर खाने से योगी आदित्यनाथ ने लॉबिंग की। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब तैरी। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ सांसदों को प्रभावित कर लेंगे योगी आदित्यनाथ, हालांकि मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस तरह की तैर रही खबरों की मैं पुष्टि नहीं करता, मगर जो भी हो, लेकिन अगर ये समीकरण सटीक बैठ गया तो एनडीए या फिर मोदी शाह के हाथ से बाजी रेत की तरह फिसल जाएगी। और दोस्तों, यही वो बिंदु है जो बीजेपी आलाकमान को परेशान कर रहा है। इसीलिए ऐसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दी गई। यानी कि अपने लेवल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनली 1-to-1 कॉल कर रहे हैं। अमित शाह जो कभी किसी को भाव नहीं देते, 1-to-1 कॉल कर रहे हैं। इसीलिए चाय पर, नाश्ते पर बातचीत का दौर खूब चला इस बीच में। हालांकि जो शाम में देर रात, चुनाव से कुछ घंटे पहले वाली रात में जो डिनर रखा गया, उसे प्राकृतिक आपदा पंजाब के तहत के नजरिए से उसे कैंसिल जरूर कर दिया गया। हालांकि खबरें यह है कि दोनों दल ने कैंसिल कर दिया, एनडीए ने भी और इंडिया गठबंधन ने। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में राजनाथ सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई, इस समय एनडीए से लेकर गैर इंडिया दलों को मैनेज करने की कोशिश में, यहां तक कि राजनाथ सिंह इंडिया गठबंधन के दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संपर्क किया, कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया। फोन तो करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए दोस्तों, तो मोदी और शाह, जिनकी छवि ऐसी नहीं कि वो दूसरे दलों के नेताओं के साथ में या फिर एनडीए के सारे नेताओं के साथ में दिल से सहजता के साथ में बात कर पाए। राजनाथ सिंह की छवि ऐसी है जैसे कि जगदम्बिका पाल, उनकी पार्टी में एक सांसद हैं जिन्हें वक्त पर जेपीसी का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह एनडीए के लोगों से बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में इंडिया गठबंधन के दलों से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि पार्टियों का व्हिप जारी तो होता नहीं, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, इसीलिए राजनाथ सिंह को उम्मीदें अभी जिंदा उनको दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ दूसरा बिंदु इंडिया गठबंधन को ताकत दे रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है गैर इंडिया दल तो उसके प्रत्याशी को वोट करेंगे ही, साथ में एनडीए। और हालात ऐसे हैं कि खुद बीजेपी के कई सांसद क्रॉस वोटिंग करने के कंडीशन में हैं अपने अंतरात्मा की आवाज पर। दोस्तों, यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस स्थिति से वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं एक सांस से ऊपर नीचे होने वाली स्थिति होती होगी ना। अगर आप मेरे व्यूअर्स जो कि इस वक्त छात्र हैं, आपका जब एग्जाम आता होगा, इंटरव्यू आता होगा किसी भी तरह का, आपकी सांसें ऊपर नीचे जैसे होती हैं। या फिर अगर आप रोजगार के लिए दर ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, इंटरव्यू में बैठने के बाद कई बार आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि जिस जॉब की आपको सख्त ज़रूरत है, आपको घर चलाना है। आप जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं, कहते हैं ना, दिल की धड़कनें तेज हो गए, दिमाग में 10 तरह के ख्याल आ रहे हैं, वही स्थिति इस वक्त बीजेपी के आला कमान की है। अब ऐसे में दोस्तों, जो समीकरण मैंने आपको बताया, और यह समीकरण अगर वाकई काम कर गया तो फिर एनडीए के हाथ से बाजी फिसल जाएगी। पिछले चुनाव के बारे में जल्दी से आपको बता दूं कि 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया था। 75% उनको वोट मिले थे। हालांकि इस बार जीत हार का अंतर वैसा नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष पहले की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। एनडीए सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा में 150 वोट विपक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ रहेंगे और उन्हें 90 से कम वोट मिलेंगे, ये एनडीए कह रहे हैं। इस तरह से लोकसभा में भी कुछ ऐसे सांसदों पर एनडीए की नजरें हैं। एनडीए का दावा अपने तौर पर यह है कि जो पार्टी लाइन से हट करके उनके साथ आ सकेंगे, उनको भी ऐसा ही लग रहा है जैसा इंडिया गठबंधन को लग रहा है। तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने सांसदों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वोटिंग निरस्त ना हो, क्योंकि दोस्तों एक खास तरीके की वोटिंग की प्रक्रिया होती है, एक खास पेन से इसमें वोटिंग किया जाता है। आपको याद होगा, आज से कुछ वर्ष पहले गुजरात में, मोदी और शाह के गुजरात में राज्यसभा का चुनाव था।
दरअसल राज्यसभा का चुनाव था और अहमद पटेल, जो कि कांग्रेस के उस वक्त एडवाइजर हुआ करते थे सोनिया गांधी के, वो खड़े हुए थे। पता नतीजा कैसा निकला? आधे वोट से अहमद पटेल जीते थे वो चुनाव, आधे वोट से। रात के 3-4 बज गए थे। काउंटिंग, चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ भागना, दोनों ही पार्टियां, वो पूरी प्रक्रिया सांसें अटकाई हुई थी और अंततः अहमद पटेल आधे वोट से जीते थे। आपको अब लगेगा कि आधे वोट से कैसे जीत सकते हैं, 1 वोट या उससे ज्यादा, मगर उस वक्त की स्थिति ऐसी बनी, सारा कैलकुलेशन मिला करके आधे वोट से वो जीत गए थे। अब दोस्तों, ऐसे में कई बार ऐसा देखने को मिला कि जो वोट है उसको इनवैलिड करा दिया गया। उस पर्ची को फोल्ड करने का तरीका, उस पर्ची पर खास पेन से वोट करने का, सीक्रेट बैलेट का जो तरीका है। अब सोचिए, जो सांसद संसद में वोट करते हैं, जो अपने लोगों को, अनुयायियों को, अपने समर्थकों को इनवैलिड वोट ना हो जाए उसके लिए बारे में बताते हैं, वही संसद के भीतर गड़बड़ कर देते हैं। हमने कई चुनाव में देखा संसद के भीतर जब पोस्टल बैलेट से होता है। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल यानी कि चंद घंटों के बाद 9 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग। शाम में नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। 6 बजे से वोटों की गिनती होगी। एनडीए में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। इसके लिए पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती, गुप्त मतदान होता है। इसका मतलब यह है सांसद अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट डाले जाते हैं, क्योंकि लॉबिंग होती है। तो ऐसे में लॉबिंग में कौन ज्यादा बाजी मार ले गया? आमतौर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम खेला देखते और सुनते आए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा, चंद घंटे कैसे गुजरते हैं और चंद घंटों के बाद में वोटिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें किस किस्म के हंगामे होते हैं। खासतौर पर जब काउंटिंग होगी, बड़ा दिलचस्प नजारा होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। खासतौर पर मैंने जो कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, उस कैलकुलेशन को समझ कर जरूर लिखें कि क्या वाकई ऐसा ही होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।